उसने सच में जाकर उसे भड़का दिया। हालांकि यह महिला वास्तव में थोड़ी नासमझ थी, लेकिन क्या यह ऐसी बात थी जिसे वह सबके सामने जोर से कह सकता था? अगर उसने सच में उसे क्रोधित कर दिया, तो उसके अड़ियल स्वभाव को देखते हुए यदि वह स्वरा को हरा नहीं पाया, तो वह निश्चित रूप से भाग जाएगा, और स्वरा अपना क्रोध निकालने के लिए किसी और को न पाकर निश्चित रूप से अपना सारा गुस्सा उसी पर उतारेगी, और अंत में नुकसान उसी का होगा। नीले वस्त्रधारी बालक को सबक सिखाने के बाद विराट जल्दी से स्वरा की ओर मुड़ा और बोला, वरिष्ठ स्वरा, यह लड़का हमेशा इसी तरह बकवास करता है, इसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। हम्फ, विराट की खातिर मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूं। तुम एक बेकार तलवार हो, लेकिन अगर तुमने फिर कभी इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। विराट के शब्द सुनकर स्वर्रा ने नीले वस्त्रधारी बालक की ओर देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा। नीले वस्त्रधारी बालक पलटकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन विराट को गुस्से से घूरते हुए देखकर उसने अपने शब्द वापस निगल लिए। उस क्षण नीले वस्त्रधारी बालक को अपने भीतर एक गहरी पीड़ा महसूस हुई। विराट सच में एक चालाक इंसान था। यह महिला उसे हर समय एक बेकार तलवार कहती थी और विराट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब उसने महिला का एकाध बार अपमान किया तो विराट उसे सजा देना चाहता था। विराट बहुत ही एहसान फरामोश था। वह स्वरा की हाँ में हाँ सिर्फ इसलिए मिलाता था क्योंकि वह खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही उन दोनों के बीच कोई असहमति होती, वह अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल देता था। आह, मेरा तो पिछले 8 जन्मों से दुर्भाग्य ही चल रहा होगा जो मुझे ऐसा मालिक मिला है जो दोस्तों से ज्यादा महिलाओं को महत्व देता है। नीले वस्त्रधारी बालक ने मन ही मन विलाप किया। विराट को निश्चित रूप से इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बालक के भीतर इतना नाटकीय मानसिक संघर्ष चल रहा है, अन्यथा उसने उसके सिर पर कुछ और थप्पड़ जड़ दिए होते। हर बार जब यह लड़का स्वरा को क्रोधित करता था, तो वह बस वहां से खिसक जाता था और उसे स्वरा के क्रोध का अकेले सामना करने के लिए छोड़ देता था, और फिर भी उसमें शिकायत करने की हिम्मत थी। विराट, उस कमबख्त तलवार ने अभी कहा कि विकराल तुम्हारे निर्मल अवतार को दूसरे लोगों से मिलाने ले जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह तुम्हारे निर्मल अवतार को श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को सौंपने की योजना बना रहा हो? स्वरा ने नीले वस्त्रधारी बालक को नजरअंदाज करते हुए विराट से पूछा। वरिष्ठ स्वरा सच में बहुत बुद्धिमान है, आपने तुरंत सही अनुमान लगा लिया। विराट ने अंगूठा दिखाते हुए उसकी प्रशंसा की। बेशक, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? स्वरा ने बड़े गर्व से कहा। वह विराट की प्रशंसा से बहुत खुश थी। उनकी बातचीत सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक ने अपनी आंखें घुमाई। ये दोनों बेशर्म इंसान, एक कुछ भी कहने की हिम्मत रखता था और दूसरा सच में उस पर विश्वास कर लेता था। विराट ने स्वरा को खुश करने के लिए वास्तव में ऐसे झूठे शब्द कहे थे। स्वरा भले ही मूर्ख न हो, लेकिन उसे बुद्धिमान कहना भी एक मजाक ही था। खासकर विराट जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में वह व्यावहारिक रूप से एक नासमझ ही थी, और इस नासमझ ने वास्तव में विराट की प्रशंसा को गंभीरता से ले लिया। वह इन दोनों चालाक इंसानों की जोड़ी को देखकर सच में निशब्द था। ये दोनों सच में एक अजीब जोड़ी थे। विराट, चूंकि विकराल का इरादा तुम्हारे निर्मल अवतार को श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को देने का है, तो क्या हमें उसे और भी ज्यादा नहीं रोकना चाहिए? तुम मुझे उस पर हमला क्यों नहीं करने दे रहे? स्वरा ने विराट से पूछा। अगर तुम्हारा निर्मल अवतार श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के हाथों में पड़ गया, तो क्या यह बहुत भयानक नहीं होगा? मैं कहता हूं, ऐ महिला, क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती? स्वरा की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक खुद को रोक नहीं पाया और बोला, हम पूरे समय विकराल का पीछा कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम विराट के निर्मल अवतार को श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के हाथों में पड़ने देंगे? विराट एक लंबा खेल खेलने की योजना बना रहा है। तुम्हारा मतलब है कि विराट विकराल का पीछा करके श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के छिपने की जगह का पता लगाने की योजना बना रहा है? यह सुनकर स्वरा की आंखें चमक उठीं। तुम इतनी भी मूर्ख नहीं हो कि यह न सोच सको, बालक ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। टूटी हुई तलवार, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगी। बालक के शब्द सुनकर स्वरा ने गुस्से से कहा, यह कमबख्त तलवार सच में बहुत ही बदतमीज है। इसने बार बार उसका मजाक उड़ाया था और अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरे ऐ महिला, कोई भी मूर्खतापूर्ण काम मत करना। बालक ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुमने अभी मुझ पर हाथ उठाया और विकराल को हमारे ठिकाने का पता चल गया, जिससे विराट की योजना बर्बाद हो गई, तो मुझे दोष मत देना। यह सुनकर स्वरा का चेहरा कठोर हो गया और उसने बालक पर हमला करने की अपनी इच्छा को बलपूर्वक दबा दिया। सचमुच, अगर उसने अभी इस कमबख्त तलवार पर हमला किया, तो विकराल को निश्चित रूप से उनके स्थान का पता चल जाएगा और विराट की योजना बर्बाद हो जाएगी। इस क्षण वह विराट के इरादों को समझ गई थी। विराट इस अवसर का उपयोग करके श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के छिपने की जगह खोजना चाहता था, फिर उसे सीधे मार डालना चाहता था, ताकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए इस बड़े खतरे को खत्म किया जा सके। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था, नीले वस्त्रधारी बालक के साथ उसके छोटे मोटे झगड़े से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। श्यामचंद्र संप्रदाय यह एक ऐसा नासूर था जिसने दक्षिणी स्वर्ग मंडल को गहरा नुकसान पहुंचाया था, और श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख यह नासूर तो और भी बड़ा अभिशाप था। सत्य का मार्ग लंबे समय से इस नासूर को खत्म करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से श्यामचंद्र संप्रदाय बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था, और श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख की श्यामचंद्र रहस्य विद्या जीवन रक्षक रहस्य थी। इस वजह से श्यामचंद्र संप्रदाय ने दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कई बुराइयां की थीं, फिर भी वे आजाद घूम रहे थे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। यदि श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को खत्म करने के इस अवसर का लाभ उठाया जा सके, तो यह निस्संदेह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक बहुत बड़े छिपे हुए खतरे को समाप्त कर देगा। स्वरा इस मामले के महत्व को स्पष्ट रूप से समझती थी, इसलिए बालक के शब्दों को सुनकर वह केवल अपने क्रोध को बलपूर्वक दबा ही सकती थी।
टूटी हुई तलवार, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ यह हिसाब बराबर करूंगी। स्वरा ने बालक को घूरते हुए भयंकर स्वर में कहा। यह टूटी हुई तलवार सच में नीच थी। उसने बार बार उसकी कमियों को उजागर किया था और अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक बातें कही थीं। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक बार यह मामला सुलझ जाए तो वापस जाने पर मैं निश्चित रूप से इस टूटी हुई तलवार की अच्छी तरह पिटाई करूंगी। हम तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? बालक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चूंकि तुम डरते नहीं हो तो बेहतर होगा कि तुम वापस जाने पर भाग न जाओ। स्वरा ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, मैं नहीं भागूंगा। कौन किससे डरता है? बालक ने फिर से व्यंग्य किया। अरे तुम दोनों, क्या तुम एक पल के लिए चुप रह सकते हो? उन दोनों को लगातार बहस करते देख विराट ने निशब्द होकर कहा। ये दोनों इतनी परेशानी कैसे खड़ी कर सकते हैं? एक बार जब ये एक साथ आ जाते हैं तो कोई शांति नहीं रहती। उसके पास अब सच में उनसे निपटने की ऊर्जा नहीं बची थी। हम किसने इस कमबख्त तलवारबाज को इतना बदतमीज होने के लिए कहा था? स्वरा ने क्रोधित होकर कहा। मैं तो बस सच बता रहा हूं। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं अपने मन की बात नहीं कह सकता? बालक ने अपने हाथ बांध लिए और अपनी आंखें घुमा लीं। ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो, विराट ने चिढ़ते हुए कहा। अगर तुम्हें बहस करनी ही है तो हमारे वापस जाने तक का इंतजार करो। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात वर्तमान समस्या का समाधान करना है। विराट, आखिर तुम्हारी योजना क्या है? स्वरा ने बालक को नजरअंदाज कर दिया और विराट की ओर देखकर पूछा। क्या तुम सच में अपने निर्मल अवतार को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो? क्या यह कुछ ज्यादा ही जोखिम भरा नहीं है? जब तक वरिष्ठ स्वरा तेजी से काम करेंगी तब तक कुछ नहीं होगा, विराट हंसा। वरिष्ठ स्वरा की ताकत के साथ श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। स्वरा ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। वह बूढ़ा कुत्ता श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख केवल अपनी जान बचाने में अच्छा है। उसकी ताकत पूरी तरह से नगण्य है। उससे निपटना तो बच्चों का खेल है। वह अंधकार दानव वंश के असुर हेतुक जैसे विशेषज्ञ को भी संभाल सकती थी, जो गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर का योद्धा था। तो श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख से निपटना उसके लिए बेहद आसान था। बहुत बढ़िया, विराट मुस्कुराया। तो फिर सब कुछ वरिष्ठ स्वरा पर निर्भर है। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, स्वरा ने आत्मविश्वास से कहा। दक्षिणी महाद्वीप, महाविजयनगर। तू छोटी कुतिया, मैं यह कर्ज याद रखूंगा, अस्थिभक्षक अघोरी ने तन्वी को घूरते हुए दांत पीसकर कहा। तन्वी के साधना पुष्पों के प्रहार के तहत वह बुरी तरह से पस्त हो गया था और यहां तक कि उसे गंभीर चोटें भी आई थीं। हालांकि वह क्रोधित था, लेकिन उसने तन्वी की तरह लड़ने के लिए अपने स्वयं के साधना पुष्पों को बुलाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल एक मिशन को अंजाम दे रहा था। इतना बड़ा जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतनी देर तक देरी करने के बाद विकराल निश्चित रूप से बहुत दूर भाग चुका होगा, इसलिए इस छोटी कुतिया के साथ गतिरोध जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर तन्वी ने लड़ाई में अपने साधना पुष्पों का उपयोग नहीं किया होता तो उसे तन्वी को थोड़ा और चिढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार इतनी अद्भुत खूबसूरत महिला को चिढ़ाना एक बड़ा आनंद था। लेकिन यह महिला कुछ ज्यादा ही निर्दयी थी और वास्तव में उसके साथ मौत तक लड़ने का इरादा रखती थी। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, खतरा उतना ही अधिक होगा। अगर वह उसके हाथों गंभीर रूप से घायल हो गया तो यह बहुत विनाशकारी होगा। पीछे हटो, अस्थिभक्षक अघोरी ने अपना हाथ हिलाते हुए शतपाद गुफा प्रमुख सहित श्यामचंद्र संप्रदाय के विशेषज्ञों को पीछे हटने का आदेश दिया। इस क्षण वह और अधिक रुकना नहीं चाहता था। अगर लड़ाई जारी रही और उन्होंने सत्य के मार्ग से अन्य शक्तिशाली हस्तियों को आकर्षित कर लिया तो वे चाहकर भी वहां से नहीं जा पाएंगे। वास्तव में अस्थिभक्षक अघोरी को यह नहीं पता था कि वह पहले ही मौत के कगार पर चल चुका था। अगर विराट लंबा खेल नहीं खेल रहा होता और उसे यह चिंता नहीं होती कि उसे मारने से स्वरा का ठिकाना उजागर हो जाएगा और दुश्मन सतर्क हो जाएगा, तो वह बहुत पहले ही स्वरा के हाथों मारा जा चुका होता। अस्थिभक्षक अघोरी के आदेश पर शतपाद गुफा प्रमुख सहित श्यामचंद्र संप्रदाय के विशेषज्ञों ने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की और जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए उसके पीछे पीछे हो लिए। वे भी तन्वी के हताश रवैये से डर गए थे। सौभाग्य से तन्वी ने अस्थिभक्षक अघोरी से निपटने के लिए राधिका के साथ जगह बदल ली थी। यदि वे अभी भी क्रोधित तन्वी का सामना कर रहे होते तो उनमें से कई शायद उसके द्वारा मारे जा चुके होते। अस्थिभक्षक अघोरी और शतपाद गुफा प्रमुख सहित श्यामचंद्र संप्रदाय के विशेषज्ञों को पीछे हटते देख तन्वी ने उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह उस दिशा में तेजी से निकल गई जिधर विकराल गया था। इस क्षण वह विराट की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसका दिल चिंता से जल रहा था और उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। राधिका ने यह देखकर मन ही मन आह भरी और तेजी से उनके पीछे हो ली। इस बार वे श्यामचंद्र संप्रदाय के जाल में फंस गए थे, जिससे विकराल को वनवीर का अपहरण करने का मौका मिल गया था। यह परिणाम अत्यंत बुरा था। उसे उम्मीद थी कि वनवीर ठीक होगा, अन्यथा यदि उसे कुछ हो गया तो वह सच में नहीं जानती थी कि स्थिति को कैसे संभालना है। जैसे ही राधिका उड़ी, उसने अपना संचार टोकन निकाला और मयंक से संपर्क किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने महसूस किया कि उसे तुरंत मयंक को रिपोर्ट करनी चाहिए। एल्डर राधिका, क्या आपको कोई काम है? जल्द ही संचार टोकन जुड़ गया और मयंक की आवाज आई। कुलपति, वनवीर का विकराल द्वारा अपहरण कर लिया गया है, राधिका ने कहा। आपने क्या कहा? वनवीर का विकराल ने अपहरण कर लिया? यह सुनकर मयंक ने तुरंत अपना आपा खो दिया। उसने क्रोधित होकर पूछा, आखिर हुआ क्या? युवा मित्र, वनवीर का अचानक विकराल द्वारा अपहरण क्यों कर लिया गया? वनवीर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए और यहां तक कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। उसका श्यामचंद्र संप्रदाय के हाथों में पड़ना अत्यंत महत्व का मामला था। कुलपति, ऐसा हुआ था,
राधिका ने उड़ते हुए मयंक को पूरी घटना बताई। फाल्गुन देव सच में मरने लायक है। राधिका की बात सुनने के बाद मयंक ने दांत पीसकर कहा। हालांकि वह महाविजय नगर में नहीं था और उसे नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन उसने राधिका के विवरण से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह जाल महाविजय नगर और श्यामचंद्र संप्रदाय द्वारा संयुक्त रूप से बिछाया गया था। आप सब क्या कर रहे हैं? आपने हमारे युवा मित्र वनवीर को इतना बड़ा जोखिम क्यों लेने दिया? मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारा युवा मित्र वनवीर कितना महत्वपूर्ण है। मैंने आपको हर कीमत पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था, तो फिर भी आपने उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ने और ऐसा जोखिम लेने की अनुमति क्यों दी? मयंक ने गुस्से से कहा। यहां तक कि 10,000 महाविजय नगर भी उसकी एक उंगली जितने महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप यह नहीं समझते? अपने क्रोध में उसने राधिका को एक अभूतपूर्व कठोर फटकार लगाई। इसके अलावा उसने अपनी डांट में तन्वी को भी शामिल किया। उसने हमेशा अपनी शिष्या तन्वी को प्यार किया था और उसे डांटना कभी सहन नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार इतनी बड़ी गलती जिसके इतने गंभीर परिणाम हुए ने सच में उसे चरम क्रोध से भर दिया। कुलपति, युवा मित्र वनवीर ही थे जिन्होंने श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ने पर जोर दिया था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे दृढ़ थे और मैं उनका मन नहीं बदल सकी। राधिका ने कुछ दुखी स्वर में कहा। आपने पहले कहा था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ में युवा मित्र वनवीर का पद कुलपति के रूप में आपके पद के बराबर है। यदि वे ऐसा करने पर जोर देते हैं तो हम उन्हें जबरन रोकने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? राधिका के शब्द सुनकर मयंक एक पल के लिए निशब्द रह गया। उसने वास्तव में वे शब्द कहे थे, लेकिन उसने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ में हर कोई वनवीर के लिए पर्याप्त सम्मान रखे। इसके अलावा वनवीर ज्ञान और रणनीति के मामले में अत्यंत उत्कृष्ट था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में हर किसी से वनवीर के साथ वैसा ही व्यवहार करवाकर जैसे कि वह कुलपति हो, वह विद्यापीठ के पिछड़े हिस्से के विकास का जिम्मा वनवीर और तन्वी को सौंपना चाहता था, ताकि वह अग्रिम मोर्चों पर अंधकार दानव वंश से निपटने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। उसका मानना था कि वनवीर की बुद्धिमत्ता से वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ को और भी बेहतर ढंग से विकसित कर सकता है। और वास्तव में जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, वनवीर और तन्वी के नेतृत्व में श्रवण वर्षा विद्यापीठ फल फूल रहा था और इसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह घटना हो जाएगी। युवा मित्र वनवीर मूर्ख है, वह इतनी आसानी से अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता है? एक लंबी चुप्पी के बाद मयंक अपनी आह नहीं रोक पाया। वनवीर ने महाविजय नगर के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ने पर जोर दिया और वास्तव में कोई भी उसे मना नहीं कर सका। आखिरकार उसने ही राधिका और तन्वी को वनवीर के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए कहा था जैसे कि वह कुलपति हो। उन्हें वनवीर की बात माननी थी। चूंकि वनवीर ने महाविजय नगर जाने पर जोर दिया, इसलिए राधिका और तन्वी सच में उसे जबरन रोकने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस मामले की जिम्मेदारी वास्तव में राधिका और तन्वी की नहीं थी। अगर किसी को दोष देना ही है तो वह खुद वनवीर था, लेकिन वह भला ऐसी बात कैसे कह सकता था? कुलपति, अब हमें क्या करना चाहिए? राधिका ने पूछा। तुम और तन्वी विकराल का पीछा करना जारी रखो और हमारे युवा मित्र वनवीर को बचाने की कोशिश करो, मयंक ने कहा। मैं श्रवण वर्षा विद्यापीठ को आदेश दूंगा कि विकराल और हमारे युवा मित्र वनवीर की तलाश के लिए अपने सभी संसाधनों को लगा दें। जी श्रीमान, राधिका ने तुरंत सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। दक्षिणी स्वर्ग मंडल सीमा, श्रवण वर्षा नगर। संचार टोकन को काटने के बाद मयंक ने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक स्थानिक मार्ग खोला जिससे एक दिव्य चेतना अवतार बना जो एल्डर यश को खोजने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौट आया। कुलपति, आप वापस आ गए। एल्डर यश, जो एकांतवास में साधना कर रहे थे, मयंक के दिव्य चेतना अवतार को अपने मुख्य हॉल में प्रवेश करते देख तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए। मयंक ने उन्हें जो मध्य श्रेणी की अमर औषधियां प्रदान की थीं, वे उनके बहुत काम आई थीं। इन औषधियों को प्राप्त करने के बाद एल्डर यश पूरी लगन से साधना कर रहे थे और सच्चे गहन शून्य लोक में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। एल्डर यश, एक काम है जो आपको जल्द से जल्द करना है, मयंक के दिव्य चेतना अवतार ने एल्डर यश से कहा। क्या बात है? कुलपति मुझे बस आदेश दे सकते थे, व्यक्तिगत रूप से आने की परेशानी क्यों उठाई? यह सुनकर एल्डर यश मुस्कुराए। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना ही था, मयंक ने कहा। ऐसा क्या है जो इतना महत्वपूर्ण है? यह सुनकर एल्डर यश को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से पूछा। युवा मित्र वनवीर का विकराल द्वारा अपहरण कर लिया गया है। एल्डर यश, तुरंत एक आदेश जारी करें। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अमरलोक के 5वें स्तर और उससे ऊपर के सभी योद्धाओं को विकराल और युवा मित्र वनवीर की तलाश करने के लिए जुटाए। हमें युवा मित्र वनवीर को बचाना होगा, इससे पहले कि विकराल उसे श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को सौंप दे, मयंक ने गंभीरता से कहा। उसने अनुमान लगाया था कि विकराल द्वारा महाविजय नगर से वनवीर का अपहरण करने का उद्देश्य उसे मौके पर ही मारना नहीं, बल्कि वनवीर को श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को सौंपना था। इस संबंध में मयंक स्पष्ट रूप से स्वरा से अधिक दूरदर्शी था। स्वरा को विकराल के उद्देश्य को समझने के लिए विराट और बालक से इशारों की आवश्यकता थी, जबकि मयंक ने केवल राधिका के विवरण से विकराल के इरादों का अनुमान लगा लिया। चालाकी और समझदारी के मामले में स्वरा मयंक जैसे उन बूढ़े लोमड़ियों से बहुत पीछे थी जो अनगिनत वर्षों से जीवित थे। क्या युवा मित्र वनवीर का विकराल द्वारा अपहरण कर लिया गया है? यह सुनकर एल्डर यश चौंक गए। वह अपनी एकांत साधना में व्यस्त थे और बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानते थे। यहां तक कि अब भी वह इस बात से अनजान थे कि महाविजय नगर में क्या हुआ था। आखिरकार श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अधिकांश मामलों का प्रबंधन वर्तमान में तन्वी द्वारा किया जाता था। वह एक अर्धचरण गहन शून्य लोक के एल्डर केवल विद्यापीठ की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। वह शायद ही कभी विशिष्टताओं में हस्तक्षेप करते थे और उन्हें तन्वी पर छोड़ देते थे।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना गंभीर मामला इतना बरछ जाएगा। वह अच्छी तरह से जानते थे कि वनवीर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए कितना महत्वपूर्ण था। यदि वनवीर को कुछ भी हुआ तो यह श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए। वनवीर का श्रवण वर्षा विद्यापीठ और पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। एल्डर यश, इस मामले में देरी नहीं की जा सकती। आपको इसे तुरंत संभालना होगा, मयंक ने एल्डर यश से कहा। समझ गया, एल्डर यश ने गंभीरता से उत्तर दिया। एल्डर यश को निर्देश देने के बाद मयंक का दिव्य चेतना अवतार श्रवण वर्षा नगर में अपने मुख्य शरीर में लौट आया। श्रवण वर्षा विद्यापीठ से लौटने के बाद मयंक ने एक स्थानिक मार्ग खोलने से पहले एक पल के लिए विचार किया और गुरु प्रमुख वेदांत को खोजने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतार को अमर खड्ग नगर भेज दिया। हा 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 हा, एल्डर मयंक, आज मेरे अमर खड्ग नगर में आपका आना कैसे हुआ? मयंक के दिव्य चेतना अवतार को आते देख गुरु प्रमुख वेदांत जोर से हंसे। वह और मयंक बहुत करीब थे और मयंक के साथ बातचीत करते समय औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई वेदांत, मैं आज यहां एक महत्वपूर्ण मामले के लिए आया हूं जिसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, मयंक ने गंभीरता से कहा। ऐसा क्या है जिसने कुलपति मयंक को भी उलझन में डाल दिया है? गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए पूछा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ अत्यंत तीव्र गति से विकसित हो रहा है। न केवल इसकी सेना दुर्जेय है, बल्कि इसके अमरलोक के योद्धाओं की शक्ति भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल में नंबर 1 संप्रदाय बनने के संकेत दिखा रहा है। यहां तक कि अमर खड्ग संप्रदाय भी पीछे हटने लगा है। बेशक, जबकि गुरु प्रमुख वेदांत श्रवण वर्षा विद्यापीठ के तीव्र विकास की प्रशंसा करते हैं, वे उनके लिए खुश भी हैं। आखिरकार श्रवण वर्षा विद्यापीठ जितना मजबूत होगा, दक्षिणी स्वर्ग मंडल को तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश के आक्रमण का विरोध करने में उतना ही अधिक विश्वास होगा। वास्तव में, जब दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगा तो तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश के खिलाफ जवाबी हमला करना भी संभव हो सकता है। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों दक्षिणी स्वर्ग मंडल में ऐसी कुछ ही चीजें हैं जो मयंक को उलझन में डाल सकती हैं, लेकिन आज मयंक वास्तव में उनसे मदद मांगने आए थे, जिससे गुरु प्रमुख वेदांत को इस बात की बहुत उत्सुकता हुई कि मयंक को किस बात ने उलझन में डाल दिया होगा। युवा मित्र वनवीर का विकराल द्वारा अपहरण कर लिया गया है, मयंक ने गुरु प्रमुख वेदांत से गंभीरता से कहा। मैं यहां भाई वेदांत से अनुरोध करने आया हूं कि विकराल और युवा मित्र वनवीर के ठिकाने की तलाश करने में अमर खड्ग संप्रदाय की भी मदद लें, ताकि हम युवा मित्र वनवीर को बचा सकें। क्या युवा मित्र वनवीर का विकराल ने अपहरण कर लिया है? मयंक की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने आश्चर्य से कहा। उनका भाव पल भर में पूरी तरह से बदल गया। भाई मयंक, यह कब हुआ? गुरु प्रमुख वेदांत का भाव अत्यंत गंभीर था जब उन्होंने मयंक की ओर देखते हुए पूछा। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह मामला कितना गंभीर था। वनवीर केवल श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भविष्य से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भविष्य से भी जुड़ा था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए वनवीर का महत्व बहुत अधिक था। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए महत्व के मामले में यहां तक कि वह गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी वनवीर की तुलना में कमतर हो सकते थे। अब गुरु प्रमुख वेदांत धीरे धीरे यह समझने लगे थे कि जो प्राचीन बेर स्वरा ने उन्हें बेचे थे, साथ ही उसने जो अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधियां प्रदान की थीं, वे बहुत संभवतः वनवीर की ही थीं, क्योंकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ का तेजी से विकास वनवीर के विद्यापीठ में आने के बाद ही हुआ था और वनवीर पर स्वरा का ध्यान असाधारण था। उन्होंने पहले कभी स्वरा को किसी पुरुष को इस हद तक महत्व देते हुए नहीं देखा था। वनवीर के प्रति स्वरा का सम्मान अपनी शिष्या हिमानी के प्रति उसके सम्मान से कहीं अधिक था। उसने अपनी 3 अर्धचरण गहन शून्य स्तर की खजानों को वनवीर को सौंप दिया था। गुरु प्रमुख दानव दमन से व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार प्राप्त करने की स्वरा की भारी कीमत भी वनवीर के लिए ही थी। जब वनवीर 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमर खड्ग संप्रदाय आया तो स्वरा ने बार बार उनसे उसकी देखभाल करने में मदद करने के लिए कहा। वनवीर के लिए स्वरा की चिंता पूरी तरह से असाधारण थी। हालांकि उनके बीच कुछ अस्पष्ट संबंध हो सकते थे, लेकिन वनवीर तन्वी का जीवन साथी भी था। एकमात्र रूपांतरण लोक के योद्धा के लिए स्वरा से ऐसा ध्यान और असामान्य देखभाल प्राप्त करना, इसके पीछे निश्चित रूप से कोई असाधारण कारण होना चाहिए। इसके अलावा स्वरा की साधना और शक्ति में हाल ही में तेजी से सुधार हुआ था और वनवीर के श्रवण वर्षा विद्यापीठ में प्रकट होने के बाद तन्वी की साधना और शक्ति में भी तेजी से सुधार हुआ था। यहां तक कि सावधानीपूर्वक अवलोकन और गणना के बाद उन्होंने पाया कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में परिवर्तन धीरे धीरे तभी दिखाई देने लगे जब वनवीर श्रवण वर्षा विद्यापीठ में प्रकट हुआ। इन संकेतों से उन्होंने एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकाला। स्वरा के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधन बहुत संभवतः वनवीर से प्राप्त किए गए थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत में भारी वृद्धि का मूल कारण वनवीर ही था। इस मामले की सच्चाई का अनुमान लगाने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत को तुरंत एहसास हुआ कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए वनवीर का महत्व केवल भविष्य में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ को जोड़ने के बारे में नहीं था, वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। ऐसा महत्व दक्षिणी स्वर्ग मंडल में किसी और के पास नहीं था, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में सुना कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का श्यामचंद्र संप्रदाय के विकराल द्वारा अपहरण कर लिया गया है। यह उनके लिए बिजली गिरने जैसा था। अगर वनवीर श्यामचंद्र संप्रदाय के हाथों मारा गया तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होगा। ऐसा नुकसान बस अतुलनीय था
इसके परिणाम दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कई गहन शून्य लोक विशेषज्ञों के नुकसान से भी अधिक गंभीर थे। उसे महाविजय नगर में विकराल द्वारा अपहरण कर लिया गया था। गुरु प्रमुख वेदांत के सवाल को सुनकर मयंक के दिव्य चेतना अवतार ने गुरु प्रमुख वेदांत को घटनाक्रम बताया। युवा मित्र वनवीर मूर्ख है। गुरु प्रमुख वेदांत अपनी आह नहीं रोक पाए। उसने एकमात्र महाविजय नगर के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह वास्तव में इसके लायक नहीं था। यहां तक कि 10,000 महाविजय नगर भी उसकी एक उंगली जितने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो मैं भाई गुरु प्रमुख वेदांत से विनती करता हूं कि वे हमारी मदद करें और अमर खड्ग संप्रदाय को विकराल और युवा मित्र वनवीर की तलाश करने में लगाएं। मयंक ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनका चेहरा पूरी तरह से गंभीर था। भाई मयंक, निश्चिंत रहें। यह मामला सिर्फ आपके श्रवण वर्षा विद्यापीठ का नहीं है, बल्कि हमारे पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल का है। युवा मित्र वनवीर को बचाना स्वाभाविक रूप से हमारे अमर खड्ग संप्रदाय का कर्तव्य है, गुरु प्रमुख वेदांत ने गंभीरता से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुरु प्रमुख वेदांत। मयंक ने फिर से सिर झुकाया। भाई मयंक, आप बहुत दयालु हैं। गुरु प्रमुख वेदांत ने भी सिर झुकाकर अभिवादन किया। गुरु प्रमुख वेदांत से मदद मांगने के बाद मयंक का दिव्य चेतना अवतार सहायता के लिए स्वामिनी चंद्रकला से मिलने रहस्यमयी कन्या नगर गया और उनसे अनुरोध किया कि वे भी रहस्यमयी कन्या महल को विकराल और वनवीर के ठिकाने की तलाश में मदद करने के लिए कहें। मयंक के अनुरोध को सुनने के बाद स्वामिनी चंद्रकला ने कोई देरी नहीं की और तुरंत एक आदेश जारी किया, जिसमें दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप पर अभी भी मौजूद रहस्यमयी कन्या महल के शिष्यों को विकराल और वनवीर की खोज करने के लिए जुटाया गया। यह सब पूरा करने के बाद मयंक श्रवण वर्षा नगर से निकल गए और व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप लौट आए। उन्होंने केवल अमर खड्ग संप्रदाय और रहस्यमयी कन्या महल से विकराल और वनवीर की तलाश में मदद मांगी थी। वास्तव में वनवीर को बचाने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ को अभी भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी। उनकी गणना के अनुसार विकराल वनवीर को श्यामचंद्र संप्रदाय की मांद में ले जा रहा था और उसका इरादा वनवीर को श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को सौंपने का था। यदि वनवीर वास्तव में श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के हाथों में पड़ गया तो केवल उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप ही उसे बचा सकता है। इसीलिए मयंक ने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप वापस जाने के लिए निकल पड़े। हर दिन की देरी से वनवीर के लिए खतरा बढ़ता गया। श्रवण वर्षा नगर। पिताजी, मयंक श्रवण वर्षा नगर छोड़कर चले गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि श्यामचंद्र संप्रदाय का अभियान सफल हो गया है? शशांक ने शमशेर से पूछा। हाँ, श्यामचंद्र संप्रदाय इस बार पूरी तरह से बेकार नहीं था। उन्होंने अंततः उस छोटे जानवर वनवीर को पकड़ लिया। शमशेर यह सुनकर जोर से हंसा। पिताजी, क्या श्यामचंद्र संप्रदाय ने सच में वनवीर को पकड़ लिया? यह सुनकर शशांक ने अत्यधिक खुशी के साथ पूछा। वह लंबे समय से वनवीर के प्रति गहरी नफरत पाले हुए था। अगर वनवीर नहीं आया होता तो उसने तन्वी को पहले ही पा लिया होता। उस छोटे जानवर वनवीर ने उस महिला को चुरा लिया था जिसे वह इतने लंबे समय से चाहता था और उसकी प्रशंसा करता था। वह चाहता था कि वह वनवीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। इसके अलावा गुप्त क्षेत्र की उस गुफा में वह मोहिनी राणा पर घात लगाकर हमला करने के लिए मोहिनी कीट का उपयोग करने में सफल हो गया था। लेकिन वनवीर ने उसकी योजनाएं बर्बाद कर दी। उसने न केवल मोहिनी राणा को नियंत्रित करने का अवसर खो दिया, बल्कि वनवीर ने मोहिनी कीट को भी नष्ट कर दिया। यदि वनवीर प्रकट नहीं हुआ होता और उसकी योजनाएं बर्बाद नहीं की होती तो वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सुंदरियों में से एक मोहिनी राणा को प्राप्त कर सकता था और मानवेंद्र राणा तथा मीनाक्षी राणा से पन्ना मज्जा अमृत भी प्राप्त कर सकता था। वनवीर के प्रकट होने से उसे भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, वह लगभग वनवीर की कठपुतली के हाथों अपनी जान गंवा बैठा था। वनवीर को 100 बार मारना भी उस नफरत को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जो वह वनवीर द्वारा किए गए सब कुछ के लिए महसूस करता था। दुर्भाग्य से वनवीर बहुत चालाक था। उसकी आस्तीन में अनगिनत चालें थीं। उसने कई बार वनवीर को मारने की कोशिश की लेकिन असफल रहा और इसके बजाय उसने लगभग अपनी जान ही गंवा दी। इस वजह से शशांक वनवीर के प्रति अपनी तीव्र घृणा के बावजूद फिर से जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सका। अब यह सुनकर कि वनवीर को वास्तव में श्यामचंद्र संप्रदाय ने पकड़ लिया है, उसे बहुत खुशी हुई। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उस लड़के वनवीर का विकराल द्वारा महाविजय नगर से पहले ही अपहरण कर लिया गया है। शशांक की बातें सुनकर शमशेर हंसा। इस समय वह भी अत्यंत प्रसन्न था। उसके दिल में वह भी लंबे समय से वनवीर को मारना चाहता था। मूल रूप से श्रवण वर्षा विद्यापीठ उसके हाथों में पड़ने ही वाला था, लेकिन वनवीर की उपस्थिति ने स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया, जिससे उसकी सभी योजनाएं विफल हो गईं। इसके अलावा वनवीर की उपस्थिति के कारण श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ताकत मजबूत होती गई। सटीक रूप से कहें तो मयंक का गुट मजबूत होता गया। मूल रूप से उनकी वर्षों की मेहनत के तहत सिंघानिया परिवार श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति बन गया था। हालांकि यह शक्ति मयंक के गुट की तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन यह उनका मुकाबला करने के काफी करीब थी। 20 साल से अधिक समय पहले दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच हुए महान युद्ध के बाद मयंक और उनके गुट को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सिंघानिया परिवार की शक्ति मयंक के गुट से अधिक हो गई थी। यहां तक कि मयंक को भी उस युद्ध में गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी ताकत काफी कम हो गई थी। उस अवधि के दौरान सिंघानिया परिवार श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर व्यावहारिक रूप से अपनी शक्ति के चरम पर था। वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ को नियंत्रित करने के सबसे करीब आ गया था। अगर वह मयंक को खत्म करने का कोई तरीका खोज लेता तो श्रवण वर्षा विद्यापीठ उसके हाथों में पड़ जाता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह सफल होने वाला था, वनवीर अचानक कहीं से आ गया। वनवीर के श्रवण वर्षा विद्यापीठ में आने के बाद
तन्वी की ताकत में भारी वृद्धि हुई। अपनी शक्ति बढ़ने के बाद तन्वी ने पहले काल जल अघोरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और बाद में काल पवन अघोरी को मार भी डाला। इन दो घटनाओं ने पहले से ही अनिश्चित स्थिति में खड़े श्रवण वर्षा विद्यापीठ की प्रतिष्ठा को तुरंत बढ़ा दिया। अगर केवल तन्वी की तेजी से उन्नति होती तो वह एक बात थी, लेकिन बाद में मयंक की चोटें भी रहस्यमय तरीके से ठीक हो गईं और उनकी ताकत काफी बढ़ गई। इसके अलावा मयंक ने अंततः गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में भी प्रवेश कर लिया। अब लोकेश, राधिका और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य एल्डर्स ने भी क्रमिक रूप से अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया है। मयंक के नियंत्रण वाली सेना अभूतपूर्व ताकत तक पहुंच गई है। मयंक के गुट की ताकत तेजी से बढ़ रही है, जिससे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर सिंघानिया परिवार की शक्ति फीकी पड़ गई है। भले ही उसने अब शशांक द्वारा प्रदान किए गए पन्ना मज्जा अमृत की मदद से गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया है, मयंक द्वारा नियंत्रित शक्ति की तुलना में उसके द्वारा नियंत्रित सिंघानिया परिवार की शक्ति बस नगण्य है। इस वजह से उसे कुछ समय के लिए शांत रहना पड़ा, इस डर से कि मयंक उसे खत्म करने का कोई बहाना खोज लेगा। यह स्थिति वनवीर के कारण उत्पन्न हुई थी, इसलिए शमशेर भी वनवीर के प्रति गहरी नफरत पाले हुए था। शशांक की तरह वह भी लंबे समय से अपनी आंख की इस किरकिरी से छुटकारा पाना चाहता था। दुर्भाग्य से वनवीर श्रवण वर्षा विद्यापीठ में छिपा हुआ था और वह लड़का अविश्वसनीय रूप से चालाक था। उसे खत्म करना कोई आसान काम नहीं था। अब वनवीर अंततः श्यामचंद्र संप्रदाय के हाथों में पड़ गया था और उसकी आंख की यह किरकिरी अंततः दूर होने वाली थी। शमशेर ने बहुत राहत महसूस की। विकराल द्वारा अपहरण कर लिया गया, यह सुनकर शशांक भौचक्का रह गया। उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, विकराल की ताकत के साथ क्या वह वनवीर को पकड़ सकता है? हालांकि वनवीर की साधना बहुत कम थी, यहां तक कि नगण्य भी थी। उसके पास कई शक्तिशाली तरीके थे और वह लड़का बहुत चालाक था। उसकी वनवीर से कई बार झड़प हुई थी और वह जानता था कि वनवीर कितना शक्तिशाली है। हालांकि विकराल अमरलोक के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था और उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। क्या वह सच में वनवीर को पकड़ सकता था? ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहां तक कि वज्र भी गुप्त क्षेत्र में वनवीर का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। तो एकमात्र विकराल की क्या बिसात? चाहे विकराल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक वज्र की तुलना नहीं कर सकता था। मुझे विशिष्टताएं नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो पक्की जानकारी है वह यह है कि वनवीर का वास्तव में विकराल द्वारा अपहरण कर लिया गया है। शमशेर ने शशांक की बात सुनकर कहा, अन्यथा मयंक श्रवण वर्षा नगर छोड़ने और दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप लौटने की इतनी जल्दी में नहीं होते। पिताजी सही कह रहे हैं। शशांक ने सहमति में सिर हिलाया। मयंक का श्रवण वर्षा नगर से जल्दबाजी में प्रस्थान करना और दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप लौटना स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि कुछ भयानक हुआ था। और एकमात्र चीज जो मयंक को अपना आपा खोने और इतनी जल्दी में होने का कारण बन सकती थी, वह वनवीर से संबंधित कुछ था। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, शमशेर का संचार टोकन लगातार बज रहा था। संदेश पढ़ने के बाद वह अपनी त्योरी चढ़ाने से नहीं रोक सका। पिताजी, क्या बात है? क्या कुछ बदल गया है? शशांक ने जल्दबाजी में पूछा। यह देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उस बूढ़े कमीने मयंक ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सभी शिष्यों को विकराल और वनवीर की खोज करने के लिए जुटाया है। इसके अलावा अमर खड्ग संप्रदाय और रहस्यमयी कन्या महल ने भी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया है। ऐसा लगता है कि उसने गुरु प्रमुख वेदांत और स्वामिनी चंद्रकला से भी मदद मांगी है। शमशेर ने कहा, हमें उस व्यक्ति श्यामचंद्र को जल्द से जल्द वनवीर से निपटने के लिए याद दिलाना होगा। ऐसा न हो कि चीजें जटिल हो जाएं। श्यामचंद्र संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उनके पास जानकारी के कई स्रोत थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड संगठन के रूप में श्यामचंद्र संप्रदाय के दक्षिणी स्वर्ग मंडल की लगभग हर बड़ी शक्ति में जासूस थे। वास्तव में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की प्रमुख शक्तियों में कई महत्वपूर्ण हस्तियां स्वयं श्यामचंद्र संप्रदाय की सदस्य थीं। यही कारण है कि श्यामचंद्र संप्रदाय को मिटाना इतना मुश्किल है। चूंकि उनके कर्मचारी बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे और उनका सूचना नेटवर्क इतना व्यापक था, इसलिए वे किसी भी गड़बड़ी के बारे में पहले से जान सकते थे और धर्मी ताकतों द्वारा घेरे जाने और हमला किए जाने से बच सकते थे। शमशेर ने तुरंत श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख से संपर्क किया और उसे स्थिति के बारे में बताया। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? शशांक ने शमशेर की ओर देखते हुए पूछा। कुछ मत करो, बस खबर का इंतजार करो, शमशेर ने कहा। अगर हम अभी कोई कार्रवाई करते हैं तो हम आसानी से जल सकते हैं। एक बार वनवीर श्यामचंद्र संप्रदाय द्वारा मारा गया तो मयंक, गुरु प्रमुख वेदांत, स्वामिनी चंद्रकला और अन्य बेहद उग्र हो जाएंगे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर एक बड़ा तूफान आना तय है। वे निश्चित रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाएंगे। अगर हम इस मामले में फंस गए तो मयंक, गुरु प्रमुख वेदांत और स्वामिनी चंद्रकला के क्रोध के तहत परिणाम हमारे लिए असहनीय होंगे। हमें केवल श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को प्रासंगिक जानकारी देनी है। इसके अलावा किसी भी चीज के लिए हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। शमशेर परिणामों की गंभीरता से भली भांति वाकिफ था। वनवीर कोई साधारण अर्धचरण अमरलोक का योद्धा नहीं है। वह जिन मामलों में शामिल है वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो निस्संदेह यह मयंक, गुरु प्रमुख वेदांत, स्वामिनी चंद्रकला और अन्य लोगों के असीम क्रोध को प्रज्वलित कर देगा। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। अतीत में भले ही मयंक, गुरु प्रमुख वेदांत, स्वामिनी चंद्रकला और अन्य लोग कितने भी क्रोधित क्यों न हो, वे इसके बारे में कुछ भी करने में शक्तिहीन थे। आखिरकार उन्हें अपना अधिकांश समय और ऊर्जा अंधकार दानव वंश के आक्रमण का विरोध करने में लगानी पड़ी थी। लेकिन अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान ताकत के साथ वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू करने में पूरी तरह सक्षम था। इसलिए
वह इस मामले में बहुत गहराई से शामिल नहीं हो सकता था। अगर वह रंगे हाथों पकड़ा गया तो भले ही वह अब एक गहन शून्य लोक विशेषज्ञ है, फिर भी उसे पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ सकता है। तिमिर मंडल मंडल प्रमुख दक्षिणी स्वर्ग मंडल से आई खबर के अनुसार वनवीर को आखिरकार पकड़ लिया गया है। तारकासुर ने उत्साहपूर्वक सम्राट अंधक को सूचना दी। सच में? तारकासुर की बातें सुनकर सम्राट अंधक शांत नहीं रह सका और अचानक खड़ा हो गया। यह वास्तव में उनके तिमिर मंडल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। हालांकि वनवीर केवल एक रूपांतरण लोक का योद्धा था, लेकिन उसने उनके तिमिर मंडल के लिए जो खतरा पैदा किया था वह एक गहन शून्य लोक विशेषज्ञ के खतरे से कहीं अधिक था। उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार दक्षिणी स्वर्ग मंडल में महत्वपूर्ण बदलाव भी वनवीर से अटूट रूप से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए वनवीर द्वारा उनके तिमिर मंडल के लिए उत्पन्न खतरा बहुत बड़ा था। जब तक वनवीर जीवित है, दक्षिणी स्वर्ग मंडल का भविष्य अनिश्चित है। वे लंबे समय से वनवीर से छुटकारा पाना चाहते थे, जो उनकी आंख की किरकिरी बन गया था। लेकिन दुर्भाग्य से वनवीर बहुत चालाक था। हर संभव तरीका आजमाने के बाद भी वह जीवित और पूरी तरह चुस्त था। अब वनवीर को आखिरकार पकड़ लिया गया था, जो तिमिर मंडल के लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर थी। इतनी की खबर सुनकर तिमिर मंडल का मंडल प्रमुख सम्राट अंधक भी बेचैन हो गया। बिल्कुल सच है, तारकासुर ने उत्साहपूर्वक कहा। श्यामचंद्र संप्रदाय ने महाविजय नगर में एक जाल बिछाया था और वनवीर और तन्वी के इसमें फंसने का इंतजार कर रहा था। बहुत अधिक प्रयास करने के बाद अंततः वनवीर को विकराल ने पकड़ लिया। अब जब वनवीर पकड़ा गया है तो उसे जल्दी से क्यों नहीं मार देते? उसे जीवित रखने का क्या मतलब है? यह सुनकर सम्राट अंधक ने त्योरी चढ़ाई। यह लड़का अविश्वसनीय रूप से चालाक है। वह जितने अधिक समय तक जीवित रहेगा, चीजें उतनी ही अप्रत्याशित हो जाएंगी। जल्दी से श्यामचंद्र संप्रदाय से वनवीर को मरवा दो। ऐसा न हो कि चीजें जटिल हो जाएं। जी महाराज, मैं तुरंत श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को एक संदेश भेजूंगा, तारकासुर ने हड़बड़ाहट में उत्तर दिया। फिर उसने अपना संचार टोकन निकाला, श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख से संपर्क किया और सम्राट अंधक का संदेश दिया। लानत है, मुझे उकसाना बंद करो, मुझे उकसाना बंद करो। संचार टोकन काटने के बाद श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने गुस्से से कहा, अगर तुम इतने ही सक्षम हो तो आओ और वनवीर को मार डालो। हालांकि उसने तारकासुर के साथ बातचीत करते समय उसकी मांगों पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन संचार टोकन को काटने के बाद वह उग्र था। ये कमीने, ये बिना सोचे समझे बस बोलते रहते हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि वनवीर कोई साधारण रूपांतरण लोक की छींटी है, कि वे उसे जब चाहें कुचल सकते हैं? विकराल ने अभी वनवीर को पकड़ा ही था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ, अमर खड्ग संप्रदाय और रहस्यमयी कन्या महल ने वनवीर के ठिकाने की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को जुटा लिया। उसने पिछली बार वनवीर और तन्वी को व्यक्तिगत रूप से रोकने के दौरान गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के सबक से सीखा था। इस बार उसने महाविजय नगर में अभियान में भाग लेने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अस्थि भक्षक अघोरी को कार्रवाई करने के लिए, उकसाने के लिए केवल बड़ी मात्रा में संसाधनों की पेशकश की। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि इस बार कोई गहन शून्य लोक विशेषज्ञ गुप्त रूप से वनवीर का पीछा नहीं कर रहा था। यदि पिछली बार की तरह एक गहन शून्य लोक विशेषज्ञ गुप्त रूप से वनवीर का पीछा कर रहा था और उसने फिर से जल्दबाजी में हमला किया, तो क्या उसे फिर से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? तारकासुर से खजाना और संसाधन प्राप्त करने के बाद वह मुश्किल से अपनी गहन शून्य लोक शक्ति को पुनः प्राप्त कर पाया था। अगर वह फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया तो क्या वह सारी रिकवरी बर्बाद नहीं हो जाएगी? मुख्य बात यह थी कि यदि वह फिर से गुरु प्रमुख वेदांत जैसे विशेषज्ञ का सामना करता है तो वह पिछली बार की तरह अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाएगा। पिछली बार गुरु प्रमुख वेदांत से उसका बचना काफी हद तक किस्मत पर निर्भर था। एक बड़ा नुकसान उठाने के बाद श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख अपने कार्यों में बहुत अधिक सतर्क था। संचार टोकन काटने के बाद श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख गहरे विचार में पड़ गया। हालांकि तारकासुर का आग्रह उसे परेशान कर रहा था, लेकिन तारकासुर के शब्द पूरी तरह से अर्थहीन नहीं थे। वनवीर अविश्वसनीय रूप से चालाक है। उसके जीवित रहने का हर क्षण अनिश्चितता को बढ़ाता है, खासकर अब जबकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ, अमर खड्ग संप्रदाय और रहस्यमयी कन्या महल ने वनवीर के ठिकाने की तलाश के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया है। हर देरी आगे की जटिलताओं की संभावना को बढ़ाती है। उसे जल्द से जल्द खत्म करना ही सबसे अच्छा है। यह सोचकर श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने अपना संचार टोकन निकाला और विकराल से संपर्क किया। विकराल, क्या तुम्हारा कोई और पीछा कर रहा है? श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने संचार टोकन के माध्यम से पूछा। गुरुजी, अभी मेरे साथ केवल वनवीर है, कोई और नहीं है। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख का सवाल सुनकर विकराल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हालांकि विकराल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि स्वरा, विराट का असली रूप और हरित उसका नजदीकी से पीछा कर रहे थे। हम्मी, बहुत अच्छा। यह सुनकर श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने संतुष्टि से सिर हिलाया। चूंकि कोई और विकराल का पीछा नहीं कर रहा था, इसलिए वह जाकर उससे मिल सकता था। मूल रूप से उसने विकराल को वनवीर को अपने वर्तमान छिपने की जगह पर लाने के लिए कहा था। हालांकि तारकासुर का आग्रह सुनने के बाद उसे लगा कि वह और इंतजार नहीं कर सकता और उसे खुद जाकर विकराल से मिलने की पहल करनी चाहिए। ऐसा न हो कि देरी अप्रत्याशित जटिलताओं का कारण बने। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने संचार टोकन काट दिया और विकराल से मिलने के लिए अपने छिपने की जगह से निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक वह रुक गया और गहरे विचार में पड़ गया। हालांकि विकराल ने कहा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन हमेशा कुछ गलत होने की संभावना रहती थी। क्या होगा अगर कोई गहन शून्य लोक विशेषज्ञ गुप्त रूप से विकराल का पीछा कर रहा हो? वहां जाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। अगर विकराल का गुप्त रूप से पीछा करने वाला गहन शून्य लोक के पहले स्तर का कोई साधारण विशेषज्ञ है तो ठीक है,
लेकिन अगर यह गुरु प्रमुख वेदांत, मयंक या गुरु प्रमुख दानव दमन जैसा गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर का विशेषज्ञ था, तो वह शायद अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाएगा। कुछ विचार विमर्श के बाद श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को अभी भी लगा कि वह सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता। सुरक्षित रहने के लिए उसने अपने शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए श्यामचंद्र रहस्य विद्या का इस्तेमाल किया और 2 शरीर बनाए। एक शरीर अत्यंत एकांत छिपने की जगह पर ही रहा, जबकि दूसरा विकराल से मिलने निकल पड़ा। हालांकि उसने अपने शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए श्यामचंद्र रहस्य विद्या का उपयोग किया था, इस प्रकार उसकी ताकत को भी 2 में विभाजित कर दिया था। लेकिन तारकासुर से खजाना और संसाधन प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत पहले ही बमुश्किल गहन शून्य लोक के स्तर तक पहुंच पाई थी। अपने शरीर को 2 में विभाजित करने के लिए श्यामचंद्र रहस्य विद्या का उपयोग करने के बाद दोनों शरीरों की ताकत फिर से गहन शून्य लोक से नीचे गिर गई। हालांकि जबकि दोनों शरीरों की ताकत बहुत कम हो गई थी, उसकी जीवित रहने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। यहां तक कि अगर विकराल से मिलने गए शरीर को कुछ हो भी गया, तब भी उसका एक शरीर जीवित रहेगा, इसलिए उसे पूरी तरह से मृत नहीं माना जाएगा। पिछली बार वनवीर और तन्वी को रोकने के दौरान गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद से श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख बुरी तरह डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए उसे बेहद सतर्क रहना पड़ा। तन्वी, क्या तुम युवा मास्टर वनवीर के स्थान का पता लगा सकती हो? राधिका ने जिज्ञासा से तन्वी से पूछा। महाविजयनगर छोड़ने के बाद से उसने तन्वी को कई बार दिशा बदलते देखा था। अब जिस दिशा में तन्वी पीछा कर रही थी, वह उस दिशा से बिल्कुल अलग थी जिस दिशा में विकराल शुरू में भागा था। तन्वी की हरकतें देखकर राधिका खुद को बहुत उत्सुक होने से नहीं रोक सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि तन्वी को वनवीर के स्थान का एहसास हो गया हो, जिसके कारण वह पीछा करने की दिशा को इतने सटीक रूप से निर्धारित कर सकती थी? हाँ, मेरे पति और मेरे बीच एक हृदय बंधन है, इसलिए मैं वास्तव में अपने पति के स्थान का सटीक रूप से पता लगा सकती हूं। तन्वी ने यह सुनकर सिर हिलाया। सौभाग्य से उसने और विराट ने एक हृदय बंधन बनाया था, जिससे उसे विराट के स्थान को स्पष्ट रूप से महसूस करने में मदद मिली। अन्यथा वह पीछा करने की दिशा भी निर्धारित नहीं कर पाती, और वह वास्तव में नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। तुमने और युवा मास्टर वनवीर ने एक हृदय बंधन बनाया है। यह सुनकर राधिका का भाव बदल गया। तुम इतना जोखिम भरा काम कैसे कर सकती हो? क्या होगा अगर युवा मास्टर वनवीर को कुछ हो गया? तब तुम क्या करोगी? एक बार हृदय बंधन बन जाने के बाद दोनों पक्षों के भाग्य पूरी तरह से एक साथ जुड़ जाते हैं। यदि एक नष्ट हो जाता है तो दूसरा भी बच नहीं पाएगा। यदि वनवीर मारा जाता है तो तन्वी भी मौत के चंगुल से नहीं बच पाएगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तन्वी वास्तव में वनवीर के साथ ऐसा हृदय बंधन बनाएगी। मेरे पति और मैं एक साथ जिएंगे और मरेंगे। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं अब और नहीं जीना चाहती। मैं बस अपने पति के साथ मर जाऊंगी। इस तरह मेरे पति पाताल के रास्ते पर अकेले नहीं होंगे। तन्वी ने यह सुनकर शांति से कहा। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि विराट की मौत से उसका खुद का अंत हो जाएगा। अगर वह कर पाती तो वह विराट की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे देती। अगर विराट मर गया तो उसके जीने का क्या मतलब था? तन्वी के शब्द सुनकर राधिका लंबे समय तक चुप रही, फिर धीरे से आह भरी और कुछ नहीं कहा। वह देख सकती थी कि तन्वी वास्तव में वनवीर के प्रति समर्पित थी। इस दुनिया में ऐसे समर्पित लोग अत्यंत दुर्लभ थे। विशेष रूप से उनके स्तर के योद्धाओं के लिए वे रोमांटिक प्रेम को और भी कम वैराग्य के साथ देखते थे। उनके स्तर के अधिकांश योद्धा आपसी लाभ के आधार पर जीवन साथी बनाते थे। पर्याप्त आपसी लाभ के बिना केवल स्नेह के आधार पर जीवन साथी बनाना दुर्लभ था। इसके अलावा साधना की दुनिया में लाभ के संघर्ष में जीवन साथियों का एक दूसरे के खिलाफ हो जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। तन्वी जैसे लोग जो अपने जीवन साथी के लिए मरने को तैयार थे, अत्यंत दुर्लभ थे। लेकिन यह इसकी दुर्लभता के कारण ही है कि ऐसा सच्चा स्नेह और भी अधिक अनमोल और सम्मान के योग्य है। राधिका ने तन्वी को हृदय बंधन की मुहर हटाने के लिए नहीं मनाया। ऐसा न हो कि वनवीर वास्तव में श्यामचंद्र संप्रदाय के हाथों मर जाए और वह भी उसके साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि वह जानती थी कि भले ही वह उसे मनाने की कोशिश करे, यह बेकार होगा। तन्वी, हम युवा मास्टर वनवीर से कितनी दूर हैं? राधिका ने तन्वी की ओर देखते हुए पूछा। तन्वी और वनवीर ने एक हृदय बंधन बनाया था, जो तन्वी के लिए अत्यंत जोखिम भरा होने के बावजूद उन्हें वनवीर के स्थान को स्पष्ट रूप से महसूस करने की अनुमति भी देता था, जो उसे बचाने के लिए एक अत्यंत लाभप्रद स्थिति थी। अभी काफी दूरी है, तन्वी ने गंभीरता से कहा। हमारी गति से उनके पास पहुंचने में कम से कम 1 या 2 दिन और लगेंगे। अस्थि भक्षक अघोरी और शतपाद गुफा प्रमुख की रुकावट के कारण उन्होंने बहुत समय बर्बाद कर दिया था, जिसका अर्थ था कि विकराल पहले ही वनवीर के साथ एक बड़ी दूरी तक भाग चुका था। इतना समय बर्बाद करने के बाद विकराल को पकड़ना आसान नहीं होगा। इसके अलावा जबकि विकराल की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, उसकी उड़ने की गति वास्तव में दुर्जेय थी। श्यामचंद्र संप्रदाय की सबसे बड़ी ताकत प्रत्यक्ष मुकाबला नहीं थी, बल्कि उनके जीवित रहने के कौशल थे, जिसमें उनकी अत्यंत तीव्र पलायन गति भी शामिल थी। क्या 1 या 2 दिन और लगेंगे? राधिका ने राहत की एक हल्की आह के साथ कहा। तो ऐसा लगता है कि चीजें बहुत खराब नहीं है। उम्मीद है अगले 1 या 2 दिनों में कुछ अप्रत्याशित नहीं होगा। तन्वी की आंखों में चिंता दिखाई दी। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि विकराल उनके पहुंचने से पहले ही विराट पर हमला कर देगा। विकराल को जल्द से जल्द पकड़ने और विराट को बचाने के लिए तन्वी विराट के स्थान की ओर पागलों की तरह दौड़ी। उसकी गति चरम पर थी, यहां तक कि राधिका भी उसकी गति का मुकाबला लगभग नहीं कर पा रही थी। विकराल श्वेत वस्त्रधारी विराट को ले जाते हुए तेजी से आसमान में उड़ रहा था। इस क्षण दूर क्षितिज पर एक काली आकृति दिखाई दी, जो अकल्पनीय गति से उसकी ओर उड़ रही थी। इस काली आकृति को देखकर विकराल की आंखें खुशी से चमक उठीं।
उसने जल्दी से श्वेत वस्त्रधारी विराट को पकड़ा और काली आकृति की ओर उड़ गया। गुरुजी। जैसे ही वे दोनों मिलने वाले थे, विकराल उत्साह से चिल्लाया। उसने वनवीर को पकड़ लिया था, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके गुरुजी निश्चित रूप से इस महान कार्य के लिए उसे भारी इनाम देंगे। शायद वह अमरलोक के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त खजाने और संसाधन भी प्राप्त कर सकता है। यह सोचकर विकराल उत्साह से अभिभूत था। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख भी विकराल के हाथों में श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखकर उत्साहित था। यदि वह जीवित वनवीर को अंधकार दानव वंश को सौंप दे तो उन्हें बदले में एक बड़ा इनाम देना होगा। आखिरकार वनवीर दक्षिणी स्वर्गमंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यदि अंधकार दानव वंश के पास वनवीर है तो वे उसका उपयोग दक्षिणी स्वर्गमंडल को ब्लैकमेल करने और लाभों के लिए अपनी विशाल मांगें पूरी करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा वनवीर के पास एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक गुप्त अवसर हो सकता है। यदि वह वनवीर से यह रहस्य प्राप्त कर सके तो वह भविष्य में बहुत तेजी से गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। अगर वह भी गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लेता है तो दक्षिणी स्वर्गमंडल में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस समय वह पूरे दक्षिणी स्वर्गमंडल में आजादी से घूम सकता था और उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। एक बार जब